हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे खूबसूरत प्यारे से चैनल आरटी एकेडमी पर। आरटी एकेडमी पर मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। क्लास 12th चल रही है और चैप्टर हमारा चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज का जो टॉपिक है, आज का जो एजेंडा है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल वोल्टेज। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जामिनेशंस के पर्सपेक्टिव से। कोई भी बच्चा सीरीज पैरेलल या इस तरह के किसी टॉपिक जो कि बोर्ड्स में मेंशन नहीं है उनके चक्कर में मत पड़े। उनमें 2-3 दिन 2-4 लेक्चर इन्वॉल्व करें अपने आप को उसमें और उसमें टाइम डिवोट करें, ऐसा ना करें। कोई भी ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आने वाला है जिसमें सीरीज पैरेलल डायरेक्ट पूछा जाएगा, या कोई ऐसा भी सवाल नहीं आने वाला है जिसमें सीरीज पैरेलल का इतना महान कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो जाएगा कि आपको लगे कि पढ़े बिना हो नहीं सकता। आप दूसरे मेथड से उन्हीं सवालों को लगा सकते हैं, इसलिए जो मेंशन है बस उसी में फोकस करना है। कोर्स बहुत कम है, आसानी से काम हो जाएगा। फिलहाल ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज क्या है समझें। आप एक सेल बनाते हैं और एक रेजिस्टेंस इसमें लगाते हैं तो कोई ना कोई करंट इसमें फ्लो करता है, आई, वही करंट इसमें जाता है, आई। ये जो रेजिस्टेंस है आर, इसका कुछ ना कुछ ईएमएफ है। ईएमएफ क्या होता है समझते हैं। ये तो वही करंट इसके अंदर जा रहा है। इस सेल को जूम करके देखो, ये एक तरह से इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जिसके अंदर बहुत सारे बहुत छोटे-छोटे सो कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो कि पानी में डालने पर आयनिक डिसोसिएशन दिखाते हैं, दोस आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसे भरे हुए हैं, ठीक है ना। इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अच्छी बात है। अगर हो क्या रहा है कि जो करंट आप इधर आता हुआ मान रहे हो वो करंट यानी वो पॉजिटिव चार्जेस जा रहे हैं। अब वो पॉजिटिव चार्जेस इन इलेक्ट्रोलाइट्स के कैटायंस और एनायंस या दूसरे एटम्स एक्सेट्रा से टकरा सकते हैं। बहुत सारे हैं, ये करोड़ों की संख्या में बहुत सारे हैं। तो जब ये पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं तो ये कभी इससे टकराएंगे, आगे जाके इससे टकराएंगे, कोई इससे टकराएगा, आगे इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, तो बहुत सारे कोलिजन्स विद इन द बैटरी होंगे। तो हम लिखेंगे collisions within the battery। तो ध्यान दीजिए, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत की थी और मैकेनिज्म एक्सेट्रा सीखने की कोशिश की थी, वहां पे ये बात बताई थी कि जो बैटरी है वो बेसिकली एनर्जी दे रही है और उस एनर्जी को पाकर चार्ज पार्टिकल रेजिस्टर के थ्रू मूव करते हैं और रेजिस्टर में वो एनर्जी डिस्चार्ज कर देते हैं, दे देते हैं, अनलोड कर देते हैं। रेजिस्टर उसका इस्तेमाल करता है, फैन चलता है, टीवी चलती है, फ्रिज चलती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस काम करते हैं। पर हम देख रहे हैं कि जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर से गुजरेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट्स के पार्टिकल्स से इन पॉजिटिव चार्जेस का टकराना होगा और जब टकराना होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस विद इन द बैटरी आने ही वाला है। तो जितनी एनर्जी हम सोचते हैं कि शायद बैटरी के पास है, वो सारी की सारी एनर्जी इसको सप्लाई नहीं होगी, उससे कुछ कम एनर्जी सप्लाई होगी। उसका कारण ये है कि थोड़ा बहुत एनर्जी का लॉस बैटरी के अंदर ही हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो हम जो बैटरी है वो कुछ ना कुछ एनर्जी इस चार्ज को देना चाहती है। वो सारी एनर्जी जो इस बैटरी ने इस चार्ज को दी उसमें से कुछ हिस्सा बैटरी के अंदर इन अनवांटेड कोलिजन्स के अंदर ही लॉस में चला गया और बची हुई एनर्जी हमारे एक्सटर्नल रेजिस्टर के पास गई। तो अगर देखें रेजिस्टर को कितनी एनर्जी मिली, मान लीजिए कि मिली 20 जूल। बैटरी ने कितनी एनर्जी प्रोवाइड की तो आप 20 जूल नहीं कहेंगे, आपको पता है कि बैटरी ने 20 से ज्यादा प्रोवाइड की होगी, तभी अंदर कुछ लॉस हो गया, उसके बाद बाहर वाले को 20 मिली। लेट्स से कि बैटरी ने प्रोवाइड की थी 24 जूल। अगर 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए बैटरी 24 जूल की एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है सेल, जितनी एनर्जी दे रहा है जो वर्क सेल कर रहा है, वो कहलाता है हमारा ईएमएफ। और इसमें से कुछ हिस्सा लॉस हो गया। लॉस होने के बाद 1 यूनिट चार्ज यानी 1 कूलम चार्ज को जितनी एनर्जी मिली और वो बची रह गई, मिली 24, लेकिन जो बची रह गई, जो ये एक्सटर्नल सर्किट में अप्लायंस को प्रोवाइड करेगा, वो कहलाता है टर्मिनल वोल्टेज।
क्लियर है मेरी बात? यानी समझे इस बात को कि बैटरी की एनर्जी देने की क्षमता अलग है, लेकिन एक्सटर्नल अप्लायंस के पास उतनी एनर्जी पहुंचेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अब ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे, टेम्परेचर पे, कंसंट्रेशन पे, कि कितनी ज्यादा एनर्जी इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ये अनवांटेड कोलिजन्स में डिसिपेट हो जाएगी। जितनी ज्यादा एनर्जी सेल के अंदर, बैटरी के अंदर डिसिपेट हो रही है, उतनी ही कम एनर्जी हमें बाहर सर्किट में अप्लायंस में मिलेगी। अगर यहाँ एनर्जी कम से कम डिसिपेट हो रही है तो उतनी ज्यादा एनर्जी हमें बाहर मिलेगी। जो सेल प्रोवाइड कर रहा है वो ईएमएफ है, और जो बैटरी से बाहर किसी अप्लायंस को मिल रहा है वो वोल्टेज है। थोड़ा थोड़ा सा ये आइडिया लगा के चलेंगे। तो सबसे पहले ईएमएफ की अच्छी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका पूरा नाम है, शॉर्ट में हम लिखते हैं ईएमएफ। फोर्स से आप इसका अंदाजा फोर्स से मत लगाइएगा कि किसी प्रकार की फोर्स है, तो जवाब है नहीं, ये फोर्स बिल्कुल नहीं। इवन ये एक प्रकार का वोल्टेज ही है। ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लिखा है, फोर्स का मतलब फोर्स से नहीं है, बस उसका नाम फोर्स है, वो है वोल्टेज। समझे क्या? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ टर्मिनल्स ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट गिविंग एनी करंट। जब सेल से कोई करंट नहीं बहेगा उस वक्त सेल के टर्मिनल्स के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो उसका ईएमएफ कहलाएगा। जैसे समझते, आपने एक सेल बनाया और इसको किसी से नहीं जोड़ा, यहां पर पोटेंशियल मान लीजिए कि x और यहां पर पोटेंशियल मान लीजिए कि y, और लॉजिकल है कि अगर सर्किट क्लोज नहीं है तो करंट सर्किट में कितना रहेगा? 0। तो ये हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना मेरी बात? यही हमारा कहलाता है ईएमएफ। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस होता था, पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन अगर सेल में करंट नहीं है तो टर्मिनल्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ है। इसको और बेहतर तरीके से समझाओ, और बेहतर तरीके से समझाने के लिए और अच्छी एक्यूरेट डेफिनेशन है जो बोर्ड में काम आती है। द एनर्जी गिवन बाय सेल in the flow of unit charge in whole circuit including the cell also is called the EMF of cell। समझे क्या? ये ज्यादा अच्छी है। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और ये हमारा सेल है। अब सेल का कोई ना कोई ईएमएफ, कोई ना कोई वोल्टेज है, तो हम इसको कह देते हैं कि इसका वोल्टेज है E और इसमें से कुछ ना कुछ करंट आ रहा है I। एक बात समझे कि इस वाले सेल को कुछ ना कुछ एनर्जी मिलेगी, जो एनर्जी इससे भी जाएगी। हम कैपेसिटर चैप्टर पढ़ चुके हैं तो बैटरी का वक्त तो हमें पता ही है। तो अगर हम पावर थ्रू द सेल पढ़े, पावर डिलीवर्ड बाय सेल, तो हमें पढ़ना चाहिए E इंटू I। ये वो एनर्जी है जो हमारे सेल ने प्रोवाइड की हुई है, और अगर इसके अक्रॉस जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस वोल्टेज V है, तो जो पावर आउटपुट है बेटा वो पावर आउटपुट होगी V इंटू I। क्लियर है मेरी बात? हाँ, देखो गौर से, जितनी एनर्जी एक कूलम चार्ज को, अच्छा ध्यान देना, ईएमएफ इनटू करंट को कैसे लिख सकते हैं? करंट को लिख सकते हैं चार्ज अपॉन टाइम। क्लियर है मेरी बात? हाँ, टाइम को ऊपर ले जाओ तो पावर इनटू टाइम बिकम्स नथिंग बट एनर्जी। तो ये बन गया बेटा आपका एनर्जी इक्वल टू ईएमएफ इनटू चार्ज। चार्ज को नीचे भेज दो तो ये बना U इंटू Q। अब Q की वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो ये ईएमएफ का फॉर्मूला है और ये इनपुट एनर्जी है। जितनी एनर्जी सेल ने दी एक कूलम चार्ज को पूरे सर्किट में घूमने के लिए, जिसमें मैंने ये इंक्लूड किया कि बैटरी के अंदर जब चार्ज गया तो वहां भी एनर्जी का लॉस हुआ होगा, वो वाली एनर्जी भी सेल ने दी है। जब इन सबको जोड़ देंगे, पूरे सर्किट की एनर्जी को जोड़ देंगे, तो जितनी एनर्जी एक कूलम चार्ज को दौड़ाने में सेल ने प्रोवाइड करी वो हमारा ईएमएफ है। आप गौर से देखिए, ईएमएफ का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन चार्ज बन रहा है, यानी जूल पर कूलम बन रहा है, और इसी को हम लोग याद करो बेटा वोल्ट बोला करते थे। ठीक, तो अल्टीमेटली ईएमएफ की यूनिट भी वोल्ट ही है, नथिंग स्पेशल। देखिए गौर से कि अगर मैं ये कहने की कोशिश करूं कि इनपुट पावर कितना है, तो इनपुट पावर E इंटू I,
आउटपुट पावर V इंटू आई है, तो लॉस कितना है? लॉस को अगर आप देखेंगे तो E माइनस V इंटू आई होगा। इनपुट और आउटपुट को माइनस कर दें तो लॉस आ जाएगा। ये लॉस कहां आ रहा है? ये लॉस आ रहा है बैटरी के अंदर, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर चार्जेस टकराने से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। इसी को हम एक नया नाम दे देंगे कि सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब जैसे अपना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था, इसमें भी जो हम ये शेप बना देते हैं, ऐसा तो नहीं होता रेजिस्टेंस, बेसिकली कोई कंडक्टर है। इस रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हमने शायद पहले ही वीडियो में देखा था कि इस तरह से हमारे पास कुछ चार्जेस हैं और वो रैंडम डायरेक्शन में दौड़ा करते हैं, तो उनके कोलिजन से जो उनके फ्लो में बाधाएं आती हैं उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोल देते हैं। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ कोलिजंस ग्रेटर द रेजिस्टेंस, और वही कोलिजन अगर सेल के अंदर होने लग जाए तो हम कहेंगे वो सेल का रेजिस्टेंस है। उस सेल के रेजिस्टेंस को हम लोग नाम देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये जो चीज है इंटरनल रेजिस्टेंस में जा रही है, तो जो लॉस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस में जा रहा है। ध्यान दीजिए, ये जो हम देख रहे हैं जिसको हम E बोल रहे हैं, ये ईएमएफ है। ये बता रही है कि सेल कितनी एनर्जी दे सकती है, और ये जो B है इसे हम टर्मिनल वोल्टेज बोलेंगे, अगली डेफिनेशन टर्मिनल वोल्टेज की। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सेल ने कुछ एनर्जी दी, सेल के अंदर भी कुछ लॉस हो गया, उसके बाद जो सेल के बाहर बच रहा है वो कितना वोल्टेज है, क्योंकि सेल के बाहर जो वोल्टेज बचेगा वही हमारे एक्सटर्नल अप्लायंसेस को मिलेगा। क्लियर है मेरी बात? हाँ, तो सोचो कि अगर किसी प्रकार का कोई करंट ही ना बहता, किसी प्रकार का कोई करंट ही सर्किट में ना बहता, तो ये तय हो जाता कि किसी प्रकार का कोई लॉस ना होता, और लॉस ना होता तो ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ और वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज बराबर हो जाते। इसका मतलब अगर कोई करंट ना बहता तो लॉस जीरो होता, और लॉस जीरो होता तो E और V आपस में बराबर हो जाते, यानी सेल का जो वोल्टेज होता वही उसका टर्मिनल वोल्टेज भी हो जाता। तो पहली डेफिनेशन यही थी कि जब सर्किट में कोई करंट नहीं होगा तो सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ कहलाएगा। उसकी बेहतर डेफिनेशन ये है कि सेल में अगर हम पूरे सर्किट में एक पूरा राउंड घुमा दें, कितने चार्ज को? 1 कूलम चार्ज को, इंक्लूडिंग द बैटरी, बैटरी के अंदर के लॉसेस को इंक्लूड करो, और ऐसा करने पर जितनी एनर्जी बैटरी ने दी होगी वो कहलाएगी सेल का ईएमएफ या बैटरी का ईएमएफ। ये बैटरी का ईएमएफ यूनिट पता है कि वो वोल्ट ही है, काम खत्म। जो एक नया शब्द इस्तेमाल हुआ है दैट इज टर्मिनल वोल्टेज, उसकी चर्चा कर लेते हैं। टर्मिनल वोल्टेज क्या है? टर्मिनल वोल्टेज का मतलब ये है कि सेल में करंट बह रहा है तो सेल के अंदर से करंट जा रहा है, सेल के अंदर से करंट जा रहा है तो सेल में किसी प्रकार का एनर्जी का लॉस हो रहा है, और सेल में अगर किसी तरह का एनर्जी का लॉस इंक्लूडेड है तो जितनी एनर्जी सेल दे रहा है वो सारी की सारी हमें एक्सटर्नल अप्लायंस को नहीं मिल रही है। जितनी एक्सटर्नल अप्लायंस को एनर्जी मिल रही है उसका मेजरमेंट इनडायरेक्टली हम करते हैं टर्मिनल वोल्टेज से। अच्छा, दूसरे शब्दों में सुने, जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी क्रिएट करना चाहती है या कर रही है, जो एनर्जी देकर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रही है, वो इंटरनल लॉसेस में कम हो जा रही है। यानी बैटरी ने मान लीजिए कि 15 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने की कोशिश की, और बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स टकरा कर काफी सारी एनर्जी लूज कर देते हैं, तो इफेक्टिवली बाहर के अप्लायंसेस को जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस हैं उनको 15 वोल्ट ना मिलके 12 वोल्ट्स का पोटेंशियल फील होता है। तो जो करंट फ्लो होने के टाइम पर, सर्किट में करंट होने के टाइम पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस को पोटेंशियल डिफरेंस फील होता है बैटरी की वजह से, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। लिखा क्या है? व्हेन करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल और करंट इज सप्लाइड टू द सेल, then the potential difference across its terminals is called terminal voltage। वही पुरानी डेफिनेशन जो अभी भी बिल्कुल आइडेंटिकल है, nothing special about it। तो आपने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लिया, सेल लिया, जोड़ दिया, और लगभग सारी दुनिया खुश है, इसमें किसी को कोई तकलीफ भी नहीं, चल रही चीजें। ये ईएमएफ है, ये रेजिस्टेंस है, कुछ ना कुछ आर है, और मैं ये कह रहा हूं कि अभी मत समझना किसी भी कीमत पर कि सेल बड़ा शरीफ है, सेल के साथ बड़ी दुश्वारियां हैं, समय के साथ आपको पता चलेंगी। इस डब्बे के अंदर, ये पिंक डब्बे के अंदर हमारे पास सेल मौजूद है, क्या है वो देखेंगे। सेल के अंदर कुछ अंदर लॉसेस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उसको भूल जाओ। वो लॉस के बाद जो इस सेल के बाहर ये टर्मिनल बच रहे हैं, अगर ये x है और ये y है,
तो दिस y माइनस x इज नथिंग बट टर्मिनल वोल्टेज, क्योंकि इसी का x और y का जो वोल्टेज है, x और y, क्योंकि देखो ये वायर है, वायर तो एक ही पोटेंशियल होता है, वायर तो एक ही पोटेंशियल होता है, तो x और y का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे एक्सटर्नल अप्लायंस के पास मिला। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे एक्सटर्नल अप्लायंस के पास मिलता है वो कहलाता है टर्मिनल वोल्टेज, और सेल को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। तो इसकी डेफिनेशन एक तो ये है कि जब सेल में करंट फ्लो करेगा तो ऐसे में सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस क्या वोल्टेज रह जाएगा, वो टर्मिनल वोल्टेज है। इसकी और अच्छी परिभाषा जैसे हम लोगों ने ईएमएफ की करी थी, ईएमएफ हम लोगों ने कहा था इंक्लूडिंग द सेल एनर्जी गिवन बाय सेल इन फ्लो ऑफ यूनिट चार्ज 1 कूलम चार्ज को फ्लो कराने में पूरे सर्किट में इंक्लूडिंग द सेल। अगर यही डेफिनेशन हम टर्मिनल वोल्टेज में बनाए तो बस करना क्या है, एनर्जी सप्लाइड, ये दोनों डेफिनेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में लिखी जाती है। एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल इन मेकिंग अ चार्ज मूव थ्रू होल सर्किट excluding the cell। सेल को छोड़कर, एक्सक्लूडिंग द सेल, सेल को हटा दीजिए और फिर देखिए क्या हो रहा है। सेल को छोड़ दीजिए, सिर्फ बाहर कितना एनर्जी का लॉस हो रहा है, बस इतना। कितनी एनर्जी एक्सटर्नल सर्किट को सप्लाई की जा सकती है, वो हमारे लिए टर्मिनल वोल्टेज का काम करती है। ये जो लॉस हो रहा है ये बैटरी के अंदर है, और जो बैटरी के अंदर है उसी को हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। तो क्या लिखा है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे लिखना चाहिए रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द सेल व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रोलाइट्स में जो टक्करें होंगी हमारे इलेक्ट्रॉन्स की, वो टक्करों की वजह से कोई ना कोई चार्ज के दौड़ने में रुकावट तो आएगी, एनर्जी का लॉस आएगा, एंड दैट एनर्जी लॉस इज रिफर्ड टू एज इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको कैसे पढ़ा जाए, पढ़ने के लिए समझदारी के साथ हमें कुछ अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। सर्किट एनालिसिस बड़ा आसान है। वो कहते हैं कि यार इस तरह से बनाओ, कुछ ऐसे कहो कि इसमें ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। स्मॉल आर क्यों, कैपिटल आर क्यों नहीं? सिंबल इसी तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, देखते ही आपको मालूम पड़ जाना चाहिए कि जब स्मॉल आर लिखा है तो वो सेल के रेजिस्टेंस की बात हो रही है, एंड दिस इज योर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और आपके लिए इस प्रकार से करंट बह के आ रहा है। अब कितना इसमें वोल्टेज होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, इससे करने से अच्छा ऐसा बताया जाता है कि ये आप इसको इक्विवेलेंटली ऐसे बनाइए कि एक बैटरी लीजिए, उसका ईएमएफ लिखिए, और ये एज्यूम करिए कि जैसे ये टर्मिनल वोल्टेज हम लिखते थे वैसे, और इंटरनल रेजिस्टेंस होता बैटरी के अंदर है, बनाओ मत बैटरी के अंदर, बनाओ बैटरी के बाहर, यहां पे ऐसे, और फिर इसमें तुम जोड़ो बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और सर्किट बनाने का सिंपल तरीका। ये जो चीज तुमने बनाई, अब कोई बच्चा कहे कि ये जो इस पिंक डब्बे के अंदर है ये हमारा सेल या हमारी बैटरी है, ये हमारा सेल या हमारी बैटरी, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और फिर कुछ ना कुछ करंट जा रहा है, जाने दीजिए, मजा आ गया। तो आपको दिखाई दिया कि जो एनर्जी का लॉस है वो करंट की वजह से इस इंटरनल रेजिस्टेंस में हो रहा है, एंड फॉरगेट अबाउट बैटरी, उसमें कितना लॉस है भाड़ में जाए। इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी के अंदर ही इंटरनल रेजिस्टेंस है, पर आप बैटरी को थोड़ा खोलकर बना लें, और फिर सलाह ये है कि ईएमएफ को टर्मिनल वोल्टेज की तरह ट्रीट करें और इंटरनल रेजिस्टेंस को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करें, सारा सर्किट आसान हो जाएगा। चलो देखो एक बार करके देखते, कुछ फॉर्मूला वगैरह बना लेते हैं तो वो न्यूमेरिकल वगैरह में काम आएंगे। मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से आपका एक ईएमएफ है सेल का, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है, और फिर आप कोई ना कोई रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं बाहर बड़ा सा इस तरह से, और इसमें कोई करंट फ्लो कराते हैं, लेट्स से आई, ये
आई, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने कहा कि ईएमएफ को ट्रीट करिए जैसे टर्मिनल वोल्टेज था, जैसे अभी तक आप जानते थे, और इंटरनल रेजिस्टेंस को आप ट्रीट करिए एक्सटर्नल की तरह। अगर आप इसे एक्सटर्नल की तरह ट्रीट करेंगे तो आपको दिखाई देगा ये प्लस बेटा ये माइनस, ये प्लस बेटा ये माइनस, तो फिर तो ये दोनों सीरीज में दिखाई देने लग गए, तो तुम कहोगे हाँ सर सीरीज में। और जब ये सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, तो तुम कहोगे R प्लस R, डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है। करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो तुम कहोगे कितना वोल्टेज है, हम कहेंगे E। फिर हम कहेंगे रेजिस्टेंस कितना है, तो तुम कहोगे R प्लस R। अरे वाह, डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। E की वैल्यू क्या होगी, तो तुम कहोगे I ऑफ R प्लस R। ठीक है, खोलोगे तो क्या लिखोगे, IR प्लस IR। ये I इंटू R क्या है, बड़ा वाला देखो गौर से, ये I इंटू R, तो तुम कहोगे ये तो ओम्स लॉ है, और ओम्स लॉ कहता था I इंटू R, जो रेजिस्टेंस आपने चूज किया उसी रेजिस्टेंस में वोल्टेज, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस एक्सटर्नल, इसमें पाया जाने वाला जो वोल्टेज है वो IR के बराबर है। अब आपने IR के बराबर वोल्टेज लिख दिया, पर आपको दिखाई दे रहा है कि वो इस और इस पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल होगा वही इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा। दीज आर इक्विपोटेंशियल, दीज आर इक्विपोटेंशियल। और फिर अभी अभी हमने देख के किया कि ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये तो बैटरी है, ये तो पूरी चीज बैटरी है ना। हाँ, तो बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज नहीं है पीले वाले डॉट्स, टर्मिनल वोल्टेज नहीं पीले वाले डॉट्स, यानी जो V लिखा है ये V एक्चुअली टर्मिनल वोल्टेज है। तो अगर ये टर्मिनल वोल्टेज है तो E इक्वल टू V प्लस IR कर दीजिए, फॉर्मूला बन गया। इसको किताबें इस शक्ल में लिखना ज्यादा पसंद करती हैं, V इक्वल टू E माइनस IR। इससे कई सारे केसेस होते हैं, चार्जिंग डिस्चार्जिंग सर्किट एक्सेट्रा, लेकिन बोर्ड में क्योंकि सिर्फ डिस्चार्जिंग सर्किट ही है तो मैं वही बोलूंगा, ज्यादा इतना नहीं करना है कि जिसमें परेशान हो। V इक्वल टू E माइनस IR। अच्छा, अब और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे मैंने इसको लिखा IR, तो ये बन गया E माइनस V, इसको लेफ्ट में ले गए, उसे राइट में ले आए। फिर ये स्मॉल r को ले गए, अकेला कर लिया, तो E माइनस V एंड होल डिवाइडेड बाई I। तुम अगर इस वाले फॉर्मूले से ही देखो V को, तो तुम्हें पता चलेगा I का फॉर्मूला बन रहा है मेरे बच्चे V बाई R। तो आपने V बाई R कर दिया, तो इसके आगे लिखा गया E माइनस V इंटू 1 अपॉन I की जगह V बाई R, तो R ऊपर चला जाएगा, तो आप इसको लिखेंगे E माइनस V, R ऊपर और V बेटा नीचे, V को डिवाइड लगा दीजिए, तो ये आंसर आएगा बेटा E बाई V माइनस 1 इंटू R, और ये बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो आपके पास EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस के दो फॉर्मूलाज हैं, बहुत ही गौर से देखिए। बोथ द फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला और ये वाला आपको याद होना चाहिए। अगर ये दो फॉर्मूलाज आपको याद हैं तो बात बन जाएगी, और ये दो फॉर्मूलाज अगर आपको याद नहीं है तो बात नहीं बनेगी। अच्छा, बहुत ही अच्छा। एक छोटी सी और बात बताता हूँ, देखो EMF का फॉर्मूला देखना। EMF का फॉर्मूला है V प्लस IR। वोल्टेज का फॉर्मूला कर लेते हैं। वोल्टेज का फॉर्मूला है E माइनस IR। सीबीएसई वालों के लिए एक ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, बताता हूं कौन सा। देखो इस तरह से ग्राफ बनाया जाता है, जिसमें ऊपर की तरफ वो बोलते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज है और आगे की तरफ बोलते हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो हम कहते हैं ठीक है बना लेते हैं। दो पॉइंट्स की चर्चा करो। अगर कहा जाए इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 0, तो टर्मिनल वोल्टेज इज आल्सो 0। कारण क्या है, टर्मिनल वोल्टेज इज I टाइम्स R एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के 0 होने से वोल्टेज भी 0 हो जाएगा। तो जब ये R 0 होगा तो फिर ये ग्राफ 0 पर रहेगा, तो हम इसको 0 पे ही बना लेते हैं। लेट्स से ये 0 पे बना लिया। उसके बाद आप एक काम करिए, एक दूसरा पॉइंट पकड़िए, कहिए कि इफ R एक्सटर्नल इज इंफिनिटी, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लगा दिया बाहर, वह सर्किट में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगा दोगे। देखो गौर से,
बैटरी की बाढ़ में जो भी है ये R, और अगर ये R की वैल्यू इनफाइनाइट है तो व्हाटएवर बी द वोल्टेज इज V by R इक्वल टू करंट। तो कॉमन सेंस है कि भैया V अपॉन R इज इंफिनिटी, तो करंट कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो R को अगर इंफिनिटी कर दिया आपने तो करंट की वैल्यू हो जाएगी 0। और तुम देखो कि जिस वक्त करंट हो जाएगा 0 उस वक्त हो जाएगा V E के बराबर, और E से बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस हो नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं तो आपको मेरे बच्चों E मिल रहा होगा, और ये मिला आपको E, ये पॉइंट है E। तो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इनफिनिट हो जाएगा तो मेरा वोल्टेज E को अप्रोच करेगा, और जब 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ग्राफ को अगर तुम देखोगे तो वैसा ना चले, और बहुत ही गौर से देखो तो इस एसिम्पटोट को कभी अचीव नहीं कर पाएगा। वैसे तो कोई ग्राफ इंफिनिटी तक जाते जाते भी अचीव नहीं कर पाता, इंफिनिटी कुछ होता ही नहीं, तो बेसिकली ये है कि ऐसे अचीव करता रहेगा। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। वोल्टेज और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच में जो ग्राफ बनता है ये पेपर में पूछा गया है, आप देखेंगे पीवाईक्यू में आपको मिलेगा, और ये ग्राफ रिपीटेडली पूछा जाएगा। आने वाले वर्षों में आप देखेंगे कि पूछा ही जाएगा, लगातार पूछा जाएगा। इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस जो कि ईएमएफ से बन सकते हैं। इसके अलावा इसकी प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। तो आज तो सिर्फ टॉपिक डिस्कस किया है और ग्राफ डिस्कस किया है, लेकिन अगले टर्न पे हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम 10, 12, 15 अच्छी प्रॉब्लम्स जो कि इसी ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज की होंगी वो आपके सामने हम डिस्कस करेंगे, साथ में शेयर करेंगे, और कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं वो करेंगे। क्योंकि सीरीज पैरेलल एक्सेट्रा सब कटा हुआ है, तो मानकर चलिएगा कि ईएमएफ से और केसीएल केवीएल का ही न्यूमेरिकल आपके पेपर में आने वाला है, कुछ और नहीं आएगा, गारंटी के साथ सिर्फ यही आने वाला है। इसलिए इसके न्यूमेरिकल तो हमें करने ही करने हैं। तो अगले लेक्चर में 12-15 न्यूमेरिकल जितने भी हो पाएंगे हमसे अपने टाइम लिमिट के अंदर वो हम लोग आपको देंगे। तो न्यूमेरिकल्स के लिए अगला लेक्चर जरूर देखें, और पूरे साल अपने कोर्स को कंप्लीट करने के लिए हमें फॉलो करते रहिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाम है इंद्रजीत सिंह, आप मुझे आरटी एकेडमी पे देख रहे हैं। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल लगाने के लिए मिल जाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।